यूपीएससी मॉक टेस्ट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की हमारे मॉक टेस्ट सीरीज को हम शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके पहले नंबर का क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 की निगमित सामाजिक दायित्व जिसे सीएसआर के नए नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार करते हैं। पहला कथन है, किसी कंपनी को एक पंजीकृत सामाजिक न्याय या एक पंजीकृत सोसाइटी के माध्यम से अपना सीएसआर क्रियान्वयन करने की अनुमति है। दूसरा कथन क्या है, सीएसआर प्रावधान का अनुपालन न करने को एक आपराधिक मामला माना गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी है केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दी। अगर आपको इसका नहीं पता आंसर तो चलो इसकी व्याख्या करते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए। स्क्रीन पर देखिए आपके पहले नंबर का क्वेश्चन की व्याख्या शो हो रही है। तो यह निगमित सामाजिक दायित्व जिसको सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं को पहली बार जो है कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कंपनियों के लिए एक संवैधानिक जो दायित्व के रूप में प्रारंभ किया गया था। भारत में जो संभावित सीएसआर गतिविधियों की पहचान करने वाला रूपरेखा के साथ में सीएसआर को अनिवार्य करने वाला विश्व का यह प्रथम देश है। तो यह जो सीएसआर है यह जो कंपनियों के लिए जो संवैधानिक एक दायित्व के रूप में प्रारंभ किया गया था, जो कंपनियों के लिए गया है, ठीक है सीएसआर। और जो इसका रूपरेखा है वह अनिवार्य रूप से यह विश्व का जो पहला ही देश में हमारे देश में ही किया गया है। हाल ही में सरकार ने सीएसआर व्यवस्था में के संबंध में कई नियमों को संशोधित किया है। नियमों को कई वर्षों की परियोजना प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। कंपनी की ओर से सीएसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन करने वाली एसोसिएशन के लिए पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है। सीएसआर प्रावधानों के गैर अनुपालन जैसे अपराध को जो अर्थदंड व्यवस्था में स्थानांतरित करके गैर अनुपालन के अपराध के दायरे में मुक्त कर दिया गया है। इसलिए जो हमारा कथन 2 है वो सही नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, 50 लाख रुपए से कम की सीएसआर बाध्यता वाली कंपनियों को सीएसआर सीमित के गठन छूट प्रदान की गई। स्क्रीन पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये पॉइंट बहुत बड़ा है, इसको पहले देख लेते हैं क्या लिखा है, उसके बाद इस पॉइंट को जो है एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही आसान है। तो किसी कंपनी को अपना सीएसआर क्रियान्वयन या तो स्वयं के द्वारा या फिर अन्य अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित किसी अन्य कंपनी के माध्यम से करने की अनुमति है। यथा एक कंपनी सार्वजनिक या न्याय पंजीकृत सोसाइटी पहला, या तो स्वयं के द्वारा कंपनी या केंद्र सरकार राज्य द्वारा। इसके अतिरिक्त कोई कंपनी पहला ही है संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित की गई संस्था, या धारा 8 कंपनी अधिनियम जो 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत की एक कंपनी, पंजीकृत सार्वजनिक न्याय या पंजीकृत सोसाइटी जो उपयुक्त संदर्भित नहीं करते हैं किंतु उनके पास सीएसआर क्रियान्वयन के लिए न्यूनतम 3 वर्षों का एक स्थापित विगत कार्य निष्पादित जो रिकॉर्ड होते हैं की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कथन 1 सही है। अब यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि कोई कंपनी को अपना सीएसआर क्रियान्वयन करना है तो वो स्वयं कर सकता है, या फिर जो कंपनी है 2013 में अधिनियम धारा 8 के तहत पंजीकृत की गई है उसके द्वारा भी कर सकता है। अब यदि यहाँ पर कोई कंपनी आपकी सीएसआर क्रियान्वयन कराना चाहते हो तो उसके पास न्यूनतम 3 वर्षों की जो विगत वर्षों की जो उसका निष्पादन किया है कार्य उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, तो वो सहायता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमारे जो क्वेश्चन 1 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 वो सही हो जाएगा। कथन 1 हमारा जो है सही है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। कांगड़ा शैली की चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वैष्णव परंपरा से प्रेरित है। दूसरा कथन है, इन चित्रों में शीतल नीले और हरे रंगों सहित हल्के नीले रंग का प्रयोग किए गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन नंबर ए है केवल 1, ऑप्शन नंबर बी है केवल 2, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए व्याख्या शो हो रही है। कांगड़ा चित्रकला जो कांगड़ा पेंटिंग है, वस्तुतः जो कांगड़ा है एक चित्रकला है जिसका नामकरण कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के नाम पर किया गया है। यह पूर्व में एक रियासत थी जिसने एक कला शैली को संरक्षण प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में,
यह 18वीं शताब्दी के मध्य में जो बसोली शैली का एक चित्रकला के रूप में लुप्त होने के साथ प्रचलित हुई थी। शीघ्र ही विषय वस्तुतः के साथ साथ परिणाम दोनों में जो इस चित्र में ऐसा महत्व उत्पन्न हुआ कि पहाड़ी शैली की चित्रकला को भी कंगड़ा शैली चित्रकला के रूप में जाना जाने लगा। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य तक कंगड़ा के कलाकारों ने एक ऐसी शैली विकसित कर ली जिसे लघु चित्रकला में एक नया भावार्थ का संचार किया। वैष्णव परंपराएं इस चित्रकला की प्रेरणा की स्रोत थी, इसीलिए कथन एक जो है हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। शीतल नीले और हरे रंगों सहित हल्के रंग तथा विषय वस्तु को गीतात्मिक निरूपण ने कंगड़ा चित्रकला को विशिष्टता प्रदान की, इसलिए कथन 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो हमारे दूसरे नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे यहाँ पर दोनों कथन ही सही हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। आपको बता दूं कि यूपीएससी की एग्ज़ाम जो आप देंगे 2024 में, यह एक सहनशीलता आपको बनाए रखना है और आपकी स्पीड टॉपर्स की स्पीड होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट, आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा फास्ट। क्योंकि आपकी फास्ट आपको अगर सोचनी है कि मेरी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो बता दूं कि आपको खान सर की जो उनकी सब्सक्राइबर है 2 करोड़ लोग से आपको कम्पीट करनी है। 2 करोड़ लोग आज की डेट में देख रहे हैं, उनमें से बता दूं सिर्फ 10% लोग तैयारी करते रहेंगे, तो मतलब 10 लाख मान के चलो, 10 लाख लोग आज के डेट में अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए तो देर ना करते हुए इस क्वेश्चन को फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में अवसादी पोषक तत्व चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अवसादी पोषक तत्व चक्र प्रकृति में अपूर्ण होते हैं क्योंकि कुछ पोषक तत्व चक्र से बाहर और कुछ पुनः चक्रण के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा कथन क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र अवसादी पोषक तत्व के चक्र के उदाहरण हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज करके आप थोड़ी देर इसको सोच सकते हैं, उसके बाद कमेंट्स कीजिए, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या हो रही है, जैव भू रासायनिक चक्र के प्रकार। तो जैव भू रासायनिक चक्र के 2 मूलभूत प्रकार होते हैं। तो इसमें पहला है गैस, दूसरा है अवसादी होते हैं। तो जैव भू रासायनिक चक्र के 2 प्रकार में एक महत्वपूर्ण गैसीय जो चक्रण विद्यमान होता है, कार्बन और नाइट्रोजन चक्र गैसीय जो जैव भू रासायनिक चक्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस चक्र में पदार्थों का मुख्य भंडारण स्रोत वायुमंडल एवं जलमंडल जो महासागर है वहाँ ही आप जलमंडल का मान सकते हो या कोई तालाब, ठीक है। अब अवसादी चक्र को मुख्य भंडार जो स्थल मंडल लिथोस्फीयर होता है, जहाँ पोषक तत्वों का निर्गमन मोचन मुख्य चट्टानों के अपक्षयन द्वारा होते हैं। यहाँ पर फास्फोरस और सल्फर चक्र अवसादी चक्र के जो महत्वपूर्ण उदाहरण में से एक है, इसीलिए जो कथन 2 है यहाँ पर सही नहीं है। इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट है, जैव भू रासायनिक चक्र के वर्णन के दौरान इन्हें प्रायः पूर्ण और अपूर्ण चक्र के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। पूर्ण पोषक तत्व चक्र जैसे जैसे पोषक तत्वों का उपयोग किया जाता है उसी रूप में समरूप मात्रा में उनकी पुनः प्राप्ति भी होती रहती है। अधिकांश गैसीय चक्र सामान्यतः पूर्ण माने जाते हैं। इसी में ही एक और पॉइंट है, इसके विपरीत अवसादी चक्रों को सामान्यतः अपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, क्योंकि पोषक तत्व चक्र के दौरान बाहर निकालकर मृदा और अवसादों में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्व तत्काल चक्रण में शामिल होने के लिए अनुपलब्ध हो जाते हैं, अर्थात इनमें ऐसे चक्र अधिक होते हैं जिनमें आपातकालीन या दीर्घकालीन रूप से गतिहीनता में आ जाती है, इसलिए कथन 1 जो है यहाँ पर सही है। इस तरह हमारे क्वेश्चन 3 का जो कथन 1 है वह सही हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए केवल 1 यहाँ पर सही है। चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपके चौथे नंबर का क्वेश्चन शो हो रहा है, रसायन संश्लेषण जिसको कीमोसिंथेसिस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कीमोसिंथेसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं, आप सभी को तो पता ही होगा, आप सभी टॉपर्स जो हैं। तो चलिए पहला जो कथन है वो देखिए, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक रसायनों की अभिक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कथन देखिए, इस प्रक्रिया का उपयोग महासागरों और अंतर्देशीय जल निकायों दोनों में रहने वाले सजीवों द्वारा किया जाता है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है जल्दी जल्दी कमेंट्स कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या से हो रही है, यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बैक्टीरिया या सजीवों द्वारा सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में अकार्बनिक रासायनिक अभिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। मतलब यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह लैब के अंदर में जैसे किया जाता है कोई भी रासायनिक प्रक्रिया, उसको कहा जा रहा है। इसमें सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत नहीं है, ये जो संश्लेषण करने के लिए, ठीक है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस प्रक्रिया में भोजन हेतु रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा निर्मुक्त ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। महासागरीय और अंतर्देशीय जलीय निकायों में रासायनिक संश्लेषण के सामान्यतः सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति अथवा अंधेरे में कार्बन स्थिरीकरण, जिसको डार्क कार्बन रिफ्लेक्शन कहते हैं, अर्थात अंधकार में कार्बन डाइऑक्साइड से जैविक कार्बन का निर्माण करना के रूप में मापा जाता है। इसलिए कथन 2 जो है सही है। तो इस तरह यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी केवल 2 यहाँ पर सही हो। स्क्रीन पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 से हो रहा है। आज की अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। पहला है पाली, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है डोगरी, चौथा है संस्कृत। उपयुक्त भाषाओं में से कौन सा से इसको भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में अंतर्गत मान्यता दी गई है। अभी भी ये रिसेंटली जो मान्यता दी गई है, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखिए केवल 1 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी सभी के सभी। अगर आपको इसका आंसर पता होगा जल्दी जल्दी कमेंट कर दीजिए। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं। इस व्याख्या से पहले बात बता दूं, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आपको करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा आपको पकड़ जो है मजबूत बनाने की जरूरत है। जिन भी स्टूडेंट्स या फिर जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको अगर आंसर पता हो जल्दी जल्दी वीडियो को कमेंट्स कर दीजिए। इसका जो कमेंट्स तो आपको करनी ही है, बिल्कुल आप कमेंट्स कर दीजिए। चलिए ठीक है, तो अब इसकी जो है व्याख्या कर लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आपकी व्याख्या से हो रही है, भारत में लगभग 22 राजभाषाएं हैं। वे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल की गई हैं। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित 22 भाषाएं शामिल हैं। पहला असमिया, दूसरा बंगला, तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, 6 कश्मीरी, 7 कोंकणी, 8 मलयालम, 9 मणिपुर, 10 मराठी, 11 नेपाली और 12 उड़ीसा, 13 पंजाबी, चौथा जो 14 है वो संस्कृत है, 15 सिंधी, 16 तमिल और 17 तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। इसीलिए जो हमारा केवल 3 और 4 है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाएं सूचीबद्ध थी। वर्ष 1867 में सीधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद वर्ष 1992 में 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोड़की, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसके बाद 92 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को भी जोड़ा गया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 2003 में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची और अधिक भाषाओं को शामिल करने के लिए आवश्यक मानदंडों का एक समूचा विकसित करने हेतु श्री सीताकांत मोहपात्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठन किया गया था। लगभग 38 अन्य भाषाओं को भी इस सूची में जो समाविष्ट करने की मांग के आधार पर इस समिति का गठन किया गया था। उनमें से कुछ भाषाएं इस प्रकार जैसे अंगिका, भोजपुरी, भोटिया, पाली, बुंदेलखड़ी, छत्तीसगढ़ी, अंग्रेजी, खासी, मिजोरी, राजस्थानी आदि। इसलिए 1 और 2 सही नहीं है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टॉपर IAS को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए किसी भी वीडियो में जाइए और उसके डिस्क्रिप्शन पे आप देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारी लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।